तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करण स्टडी वाइड में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे √2, √5, 2 - √3, -5/2, -7। अब यहां पर जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, 2 - √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है और -5/2 और -7 ये परिमेय संख्या है। जो वास्तविक संख्या होती हैं इनके अंतर्गत परिमेय संख्या भी शामिल होती है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। अब जो वास्तविक संख्या होती है इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 परिमेय संख्याएं, नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। अब हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्याएं क्या है। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनको P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q ये पूर्णांक होते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे आपका 0 हो गया। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 2 हो गया, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। -5 हो गया क्योंकि -5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम -5/1 लिख सकते हैं। और 0.5 हो गया, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। -2/7 हो गया, -5/3 हो गया। ये जो भी उदाहरण आपके सामने लिखे हैं ये सब P/Q के रूप में लिखे हैं। तो आई होप आप परिमेय संख्याएं समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनको P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 2 - √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। ये सभी आपकी जो है अपरिमेय संख्या है। अगर हम √2 का दशमलव प्रसार करें तो ये बहुत बड़ा प्रसार आएगा। जैसे अगर √2 का हम दशमलव प्रसार करें तो आएगा 1.4142 अनंत तक, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको जो हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद जो है इसमें अनंत संख्याएं होती हैं। तो आई होप आप अपरिमेय संख्याओं को भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाज्य संख्याएं क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो संख्या 1 के अतिरिक्त वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सभी जो है आपकी भाज्य संख्या है। अब जैसे यहां पर लिखा 4, 4 जो है 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 4 से विभाजित है। अब जैसे 6 हो गया, 6 जो है 1 से तो विभाजित होगा ही, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 जो है 6 से भी विभाजित होगा। अगर कोई संख्या दी है और उसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये आपके जो है भाज्य संख्याओं के उदाहरण लिखे हैं। अब इसके बाद आपका फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। अगर पहली संख्या a मान लें, दूसरी संख्या को b मान लें तो मिलेगा हमको a × b बराबर LCM ×
HCF। एलसीएम लासा को बोलते हैं, HCF मासा को बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम प्रश्नावली 1.1 को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसका पहला भाग दिया है 140। तो यहां पर आपको सिंपल 140 के अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 140 जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो मिलेगा हमको यहां पर 70। 70 भी 2 से विभाजित हो जाएगा तो 35 मिलेगा। 35 5 से विभाजित होगा तो 7 मिलेगा, और 7 जो है 7 से ही विभाजित होगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे हमको 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहां पर जो 2 है ये 2 बार है गुणा में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो यही हमारा जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिख लेंगे हम 156। अब 156 में इकाइकांक 6 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो मिलेगा हमको 78। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा तो 39 मिलेगा हमको। अब 39 जो है ये 3 से विभाजित होगा तो 13 मिलेगा। 13 जो है 13 से ही विभाजित हो जाएगा। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहां पर जो है 2 बार आया है तो लिख सकते हैं इसको हम 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो यही जो हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिख लेंगे यहां पर 3825। जो 3825 है ये 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि जो इनका अंकों का योग है ये 3 से विभाजित होगा। 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। अंकों का जो योग है ये 18 आ रहा है। 18 जो है 3 से विभाजित होता है, इसीलिए 3825 3 से विभाजित हो जाएगा। तो मिलेगा हमको यहाँ पर 1275। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा हमको 425। अब 425 को जो है हम 5 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ पर 85। 85 5 से विभाजित हो जाएगा तो 17 मिलेगा। 17 17 से ही विभाजित होगा तो मिलेगा हमको यहाँ पर 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब यहां पर जो 3 है ये 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिख लेंगे यहां पर हम 5005। अब 5005 में इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा तो मिलेगा हमको यहां पर 1001। अब इसके बाद हम 1001 को जो है इसको 7 से विभाजित करेंगे। तो लिखेंगे 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौको 28, 7 तिया 21। अब 143 मिल रहा है। 143 जो है ये 11 से विभाजित हो जाएगा तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 13, ये 13 से विभाजित होगा तो मिलेंगे हमको यहाँ पर 5000 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको हम 17 से विभाजित करेंगे तो लिखेंगे हम 7429 को जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 437। अब इसके बाद हम 19 से 437 को विभाजित करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर 23, और जो 23 है ये 23 से ही विभाजित हो जाएगा। तो 7429 के
अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर मिले हमको 17 गुणे 19 गुणे 23। तो यही आपके जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF का मतलब हुआ यहाँ पर मात्रा और LCM का मतलब हुआ लसा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे और LCM का मतलब होता है यहाँ पर लसा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गुणनखंड निकाल देना है। तो पहला भाग हमारा दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 26, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमको मिलेगा 13। 13 जो है 13 से ही विभाजित हो जाएगा। 91 ये 7 से विभाजित होगा तो मिलेगा हमको 13, और जो 13 है 13 से ही विभाजित हो जाएगा। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं 2 गुणे 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं 7 गुणे 13। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 13 जो है उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो आपका जो HCF होगा अर्थात मात्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। तो HCF बराबर 13 हो गया। अब निकालेंगे हम LCM। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 13 का युग्म बन रहा है अर्थात जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम जो है एक बार उतारेंगे केवल। तो पहले हम उतारेंगे 7 को, फिर इसके बाद 13 को। अब इसके बाद LCM, यहां पर जो है 2 गुणे 7 14 हो जाएगा, और गुणे 13 बराबर मिलेगा हमको 182। 182 जो है ये आपका 26 और 91 का LCM आया है। तो अब हम जो है इसकी जांच करेंगे। लिखा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो पहले करेंगे हम 26 गुणे 91। 26 गुणे 91 बराबर मिलेगा आपको 2366। जब आप 26 गुणे 91 करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। अब इसके बाद हम करेंगे HCF गुणे LCM, जो यहां पे लिखा है। HCF आपका 13 है और LCM आपका 182 है, तो 13 गुणे 182 आपको करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम 13 गुणे 182। जब आप 13 गुणे 182 करेंगे तो मिल जाएगा आपको 2366। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM यहां पर प्रूफ हो चुका है, ये बराबर आ रहा है। इसी प्रकार हम भाग 2 को भी हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा आपको 2 दूना 4, 255 मिल जाएगा। अब 255 जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 अठे 24 आएगा, 3 15 आएगा, 85 5 से विभाजित होगा, 17 से ही विभाजित हो जाएगा। 92 2 से विभाजित होगा, 46 भी 2 से विभाजित होगा, और जो 23 है ये 23 से ही विभाजित हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम 510 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये है आपके 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब लिखेंगे हम 92 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 23, तो आपका जो HCF होगा ये हो जाएगा। यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा है, युग्म बन रहा है, तो HCF आपका 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम LCM। तो यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसको हम एक बार ही उतारेंगे, तो 2। अब यहां से शुरू करेंगे 3, फिर उसके बाद 5, फिर 17, फिर उसके बाद 2 उतार लेंगे इसको भी, फिर इसको भी
उतार लेंगे हम, जो लिखा है 23। जब आप ये इसके पूरे की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460। यहां पर हो जाएगा 23,460। एलसीएम आपका आया है 23,460 और एचसीएफ आपका आया है 2। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम, जो यहां पे लिखा है। तो लिख लेंगे मैं यहां पर अलग, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ आपका है 2 और एलसीएम आपका है 23,460। जब आप 2 गुणे 23,460 करेंगे तो आपको मिलेगा 46,920। ये आपका आया है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब हमको करना है 510 और 92 का गुणा। तो 510 गुणे 92 करेंगे जब आप तो मिलेगा 46,920। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो चुका है। हमने एचसीएफ गुणे एलसीएम निकाला है, ये भी आया है 46,920 और दो संख्याओं का गुणनफल भी आया है 46,920। तो पहले हम करेंगे यहां पर 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो लिख लेंगे हम 336, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा आपको 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अठी 16। अब इसके बाद फिर 2 से करेंगे विभाजित तो मिलेगा आपको 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से तो 42 मिलेगा, फिर 21 मिलेगा, फिर 7 से करेंगे तो 3 मिलेगा, या तो आप यहां पर 3 से कर दो, 3 7 21 और 7 एकम 7। इसके बाद हम कर लेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 2 से विभाजित होगा तो मिलेगा आपको 27, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर मिलेगा 3, फिर 1 मिल जाएगा। इसके बाद हम 336 के अभाज्य गुणनखंड यहां पर लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यहां पर जो है 4 बार 2 है, फिर उसके बाद है गुणे 3 और गुणे 7। अब लिख लेंगे हम 54 के अभाज्य गुणनखंड यहां पर। तो 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो यहां पर जो है 2 का युग्म बन रहा है एक, और एक आपका यहां पर 3 का युग्म बन रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 3 अर्थात 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम एचसीएफ बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। ये जो 6 आया है ये आपका आया है एचसीएफ। अब निकालेंगे हम एलसीएम। अब यहां पर 2 का युग्म बना है, इस 2 को उतार लेंगे हम, फिर इसके बाद 2 है यहां पर 3 बार तो 3 बार लिख लेंगे हम 2। इसके बाद 3 का जोड़ा बन रहा है, इस 3 को भी हम उतार लेंगे, फिर इसके बाद 7 को उतारेंगे हम। अब यहां पर जो 3 लिखा है 2 बार, इसको भी हम लिख लेंगे। तो 3 गुणे 3। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3024। एलसीएम आपका आया है 3024 और एचसीएफ आपका आया है 6। तो सबसे पहले करेंगे हम एचसीएफ और गुणे एलसीएम। एचसीएफ आपका 6 है, एलसीएम है आपका 3024। गुणा करने पर मिलेगा आपको 18,144। अब हम करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 336 गुणे 54। जब आप गुणा करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा 18,144। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम भी आया है 18,144 और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आया है 18,144। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो है हम आपको प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो तीसरा प्रश्न हमारा दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। एलसीएम का मतलब होता है लासा और एचसीएफ का मतलब होता है मासा। तो सबसे पहले आपको 12 के
अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, फिर उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है और आपको फिर 21 के निकालना है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर 3 से करने पर 1 मिल जाएगा। 15 के कर देंगे हम तो 3, फिर आएगा 5, फिर 1। 21 के करेंगे तो ये 3 से विभाजित होगा तो 7 मिलेगा, 7 एकम 7। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं 3 गुणे 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं 3 गुणे 7। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे गुणनखंड को तो यहां पर जो 3 है उभयनिष्ठ मिल रहा है हमको, यहां पर भी 3 आया है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 आया है। तो आपका HCF हो जाएगा यहां पर 3। अब लिखेंगे हम LCM, तो यहां पर 2 लिखा है 2 बार, इसको उतार लेंगे हम 2 गुणे 2। अब इसके बाद जो 3 यहां पर है इसका युग्म बन रहा है, अर्थात 3 संख्याओं का यहां पर समूह बन रहा है, तो 3 को जो है हम यहां पर एक बार ही उतारेंगे। फिर इसके बाद छूट रहा है यहां पर 5 और 7, तो 5 गुणे 7। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 420, तो 420 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो पहला भाग जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम सेकंड भाग को हल करेंगे। इसमें लिखा है पहला है 17, 23, 29, तो सबसे पहले आपको करना है 17 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 17, 23, 29 ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं संख्या। तो 17 का हो जाएगा गुणनखंड 1 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। 23 के भी 2 गुणनखंड होंगे, 1 होगा और 23 होगा। 29 के भी ऐसे ही हो जाएंगे, 1 गुणे 29। अब जो 1 है ये तीनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो HCF हो जाएगा आपका 1 और LCM बराबर हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब आप 17, 23 और 29 की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 11,339। एलसीएम आपका आया है 11,339, HCF आपका 1 आया है। तो ये दूसरा भाग भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम 8, 9 तथा 25 इसके भी LCM और HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यहां पर अभाज्य गुणनखंड, तो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के मिलेंगे आपको 3 गुणे 3 और 25 के मिलेंगे 5 गुणे 5। अब यहां पर हमको कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो हम 1 भी लगा लेंगे, तो यहां पर HCF आपका जो है 1 मिलेगा। जहां पर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलता है वहां पर जो है 1 मान लिया जाता है, तो HCF आपका 1 हो गया है। अब लिखेंगे हम LCM, यहां पर जो 2 है ये 3 बार है, तो लिखेंगे 2 की घात 3। 3 जो है 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है 5 का स्क्वायर, तो 8 गुणे 9 गुणे 25। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1800। 1800 ही आपका LCM हो जाएगा। HCF आपका 1 आया था और LCM आपका 1800 आया है। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 4 को आपको हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि HCF 306,657 9 दिया है, अर्थात जो 306 है और 657 है इसका जो मात्रा है ये 9 है। फिर लिखा है LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको 306 और 657 का लासा ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला। हम जानते हैं कि HCF और गुणे LCM बराबर होता है
पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो आपका HCF आपका 9 दिया है, LCM हमको निकालना है। पहली संख्या आपकी है 306 और दूसरी संख्या जो आपकी दी है यह है 657। तो हमको निकालना है यहाँ पर LCM। तो लिखेंगे हम LCM बराबर 306 गुणे 657 और बटे में 9। तो 9 से हम 306 को विभाजित करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौक 36। तो 34 गुणे 657 मिलेगा आपको 22,338। तो आपका जो LCM आया है ये आया है 22,338। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को आपको हल करके दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 10 से विभाजित होती है। अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो वह 2 से भी विभाजित होती है और 5 से भी विभाजित होती है। तो इसी चीज को सबसे पहले हम लिख लेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो वह 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे 20 है, 20 जो है 10 से विभाजित हो जाएगी और 20 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 10 बराबर होता है, यहां पर लिखेंगे 10 जो है बराबर होगा 2 गुणे 5। तो यहां पर जो है 6 की घात n है, तो 6 की घात n बराबर 6 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे हमको 2 गुणे 3 की घात n इंप्लाइज 2 की घात n गुणे 3 की घात n। तो लिख लेंगे हम भाषा में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। इसलिए 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो 6 की घात n को 0 पर समाप्त होने के लिए जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना अनिवार्य है। अगर 5 नहीं है तो 6 की घात जो n है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आई होप आप इस प्रश्न को जो है समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। हमको यहाँ पर जो है रीजन भी बताना है कि ये भाज्य संख्या आखिर क्यों है। तो जो हमको दिया है पहले हम लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो आपको सबसे पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 यहां पर कर देना है। जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1001 और प्लस 13।
1001 और 13 करने पर आपको मिलेगा 1014। अब आपको 1014 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जब आप 1014 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब आप जब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 1014 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं ये 2 से अधिक आए हैं। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे भाषा में, अतः 1014 के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं। इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो आई होप आप पहले भाग को जो है समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम इसको भी हल कर लेंगे। लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 5040 और प्लस 5 जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 5045 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1009। जब आप 5045 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 और गुणे 1009। तो जो 5045 है ये 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अगर कोई संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है या उसके 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल दिए हैं तो वह संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां पर जो 5045 है इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं, एक मिला है 5 और एक है 1009। तो लिख लेंगे हम, इसलिए 5045 एक जो है भाज्य संख्या है। तो आई होप आप इस सेकंड पार्ट को भी समझ गए होंगे। अब जो है हम इसके बाद प्रश्न नंबर 7 को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। फिर इसके बाद प्रश्न में लिखा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों ही एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। अर्थात आपको 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। तो हम जो है 18 और 12 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 9 मिलेगा, 6 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे विभाजित तो 9, 3, 9 3 से विभाजित होगा तो 3 3 9, 3 1 कम 3। तो एलसीएम बराबर मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो मिल जाएगा आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 दूना 4 3 12 3 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर आया है 36 मिनट। 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो यहां पर जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।